हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश की एक पोइम है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन पोइट थे एंड ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ एंड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन्स। उन्होंने अपनी जितनी भी पोएम्स हैं उसमें सब वास्तविकता के ऊपर पोएम लिखी हैं। जैसे उन्होंने क्या फेस किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है और जितना भी उन्होंने उनके चारों तरफ जो भी समाज में हुआ है उनके उसको ही उन्होंने अपने पोएम में दर्शाया है। इसी का एक उदाहरण डस्ट ऑफ स्नो है। ये एक बहुत ही छोटी सी पोएम है और ये पोएम हमें ये बताती है कि सिंपल मोमेंट्स भी कभी कभी बहुत लार्ज सिग्निफिकेंस छोड़कर जाते हैं, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाते हैं किसी की लाइफ पर। और तो जैसा कि आपको नाम के हिसाब से पता चलता है डस्ट ऑफ स्नो। तो सबसे पहले मैं पोएम पढ़ूंगी और उसके बारे में आपको फिर बताऊंगी। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. Second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हम जो जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर लोगों की जो अवधारणा है, जैसे कि लोग मानते हैं, कभी कभी आपने भी देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा कि किसी चीज़ को बैड थिंग्स मानते हैं, किसी चीज़ को गुड थिंग्स मानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्रो है। यहाँ पर इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो कि पोइट हैं, उन्होंने एक तो हेमलॉक ट्री लिया है और एक है क्रो। तो इन दोनों को लिया है, तो दोनों को ही अच्छा नहीं माना जाता है, दोनों ही नेगेटिविटी को शो कराते हैं। और जो क्रो है उसको तो आप भी जानते हैं कि अच्छा नहीं होता है और वो बैड थिंग्स होता है, बैड ओमेन होता है और डिप्रेसिवनेस मैनर होता है उसका। उसको देखते ही एक तो वो काले कलर का होता है, उसकी हार्श वॉइस होती है, तो वो ना तो देखने में अच्छा होता है, ना ही उसका किसी के ऊपर बैठना अच्छा माना जाता है। और दूसरा है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली पॉइजनस है, तो वो भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। ना तो उसकी फ्लावर किसी काम के आते हैं, ना तो वो देखने वो मतलब किसी चीज़ में यूजफुल थिंग्स में लिया जाता है। तो इसी तरह दोनों ही नेगेटिव थिंग दर्शाई है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि द पोएट सेज दैट वंस ही वाज इन सैड। यहाँ पर देखिए आपकी पहली लाइन, पहला स्टेंजा हम देखते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो आपके ये पोएट कहते हैं कि once he was in a sad or depressive mood, was sitting or standing under a tree. तो ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर पोएट बताते हैं कि वो बहुत ही सैड मूड में थे, बहुत ही डिप्रेसिव थे। अब डिप्रेसिव मूड में थे वो तो पोएम में नहीं बताया गया है, लेकिन हमने उसको आइडिया लगाया है। जब वो वातावरण उनका हेमलॉक ट्री है और क्रो है, तो वो दोनों जब सैड हैं, नेगेटिविटी को लिए हुए हैं, डिप्रेसिव हैं, सिग्निफाइज करते हैं, डिप्रेसिवनेस को सिग्निफाइज करते हैं, तो इसी वजह से हमने ये माना है कि पोएट भी सैड थे। और लास्ट लाइन में वो पूरा अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ वाकई में वो सैड थे या उनका दिन खराब था, उनका मूड ऑफ था। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो और यहाँ पर जो पोएट ने जो पूरा चित्र जो है अंकित किया है, उनमें और पोएट की मूड में दोनों में सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों ही अच्छे नहीं थे, दोनों ही नेगेटिव थे, दोनों ही अच्छे नहीं थे। और फिर उसके बाद है वो कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो वो जो क्रो है जो उस हेमलॉक ट्री पे या तो आकर बैठा है या पहले से ही बैठा हुआ, ये मेंशन नहीं किया है इस पोएम में, तो उसने अपने पंखों से या उड़ने से या उड़कर बैठने से जो उसके जो हेमलॉक ट्री है उस पर स्नो गिरी है, रात भर स्नोफॉल हुई है, तो उससे जो बर्फ स्नो पूरी चादर की तरफ बिखर गई है और उसके पंख फड़फड़ाने से या उसके उड़कर बैठने से जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो के छोटे छोटे कण, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक
ठीक है, वो नीचे खड़े हुए पॉइंट के ऊपर गिरते हैं। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है, हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या है। डस्ट ऑफ स्नो दैट रिमेन्स अ स्मॉल पार्टिकल्स दैट रिमेन्स ऑफ द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल, ठीक है। फिर हमने वो पिक्चर ड्रॉ कर ली है, अपनी इमेज में बना ली है कि एक ट्री है, हेमलॉक ट्री, जो कि कुछ क्रिसमस ट्री की जैसे लगता है, और उसके ऊपर एक काला कौवा बैठा हुआ है, नीचे व्हाइट खड़ा हुआ है या बैठे हुए हैं, कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। और वो ट्री है वो पूरा स्नो से ढका हुआ है। तो उस कौवे की जो क्रो है उसकी हलचल से वो डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर आके गिरती है। अब क्या होता है सेकंड स्टेंजा में जानते हैं। तो पढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी है, तो उन्होंने उस स्नो ने उनके हार्ट को, उनके मूड को चेंज कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। ड्रीव्ड का मतलब होता है, ड्रीव्ड का मतलब आपने आपकी बुक में मेंशन किया है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब उनका मूड पहले से ही जो खराब था और वो उस पछतावे में थे कि मेरा मूड खराब है, मेरा पूरा दिन खराब चला गया है, जितना भी दिन अभी तक गुजर चुका है वो पूरा दिन खराब हो चुका है, तो इस पछतावे में थे। तो वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी उसने उनके मूड को चेंज कर दिया है, और अब इस तरह से बदल गया है कि वो अपने उस बदलते हुए मूड को वे अपने किसी क्रिएटिविटी में लगा सकते हैं, और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने बचे हुए टाइम को, जो रेस्ट ऑफ द डे है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह उनका मूड चेंज हो गया है उस एक छोटे से डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये है छोटी सी पोएम है, बट यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अगर क्रो की वजह से वो डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरती तो पोएट का मूड वैसे ही खराब था और वो सारा दिन ही उनका बर्बाद जाने वाला था, ये तो बात पक्की है। लेकिन जिस तरह से वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ी, उनके विचार बदले, उनके मूड बदले, और उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपना बाकी का दिन यूजफुल एक्टिविटी में यूटिलाइज करने का, स्पेंड करने का डिसाइड किया, जिससे कि उनका वो वाला दिन जो है, वो समय है, वो उनका यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो ये वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी स्मॉल इंसिडेंट जो होते हैं वो हमारे ऊपर, हमारे जिंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ कर जाती है। बिकॉज क्रो इज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेंस, ठीक है, और साइन ऑफ अ डेथ, ठीक है। तो इसकी ये सब होने की वजह से भी पोएट का दिन उसने, क्रो ने अच्छा बना दिया। मतलब एक चीज खराब है हमारे लिए तो जरूरी नहीं है वो सबके लिए ही खराब हो, ठीक है, तो वो किसी और के लिए अच्छी भी हो सकती है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो क्रो और ऊपर से वो भी हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ, ये दोनों ही बैड एविल होने की वजह से, इनका दोनों ही बैड एविल के सिंबल होने की वजह से भी पोएट के लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया उसने, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी पोएम, बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही छोटी भी थी। तो अब हम इसमें पोएटिक डिवाइस जो आया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब होता है द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन। आपकी पोएम में जो भी एक एक लाइन है, जो जैसे द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, आपकी पोएम की जो लाइन है उनके बाद में कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब मार्क्स नहीं, इसी को बोलते हैं, सिर्फ लास्ट लाइन को छोड़कर, इसी को बोलते हैं एंजॉयमेंट, ठीक है। तो ये एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दूसरी लाइन के बाद तीसरी, जो कंटिन्यूटी बनती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, तो उसको एंजॉयमेंट बोलते हैं। तो एक तो आपका ये पोएटिक डिवाइस हो गया। दूसरा है इसमें एलिटरेशन। एलिटरेशन किसको बोलते हैं? एलिटरेशन इज द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। कभी कभी वो क्लोज भी होते हैं और कभी कभी थोड़ा दूरी पर भी होते हैं, ठीक है। तो एक ही लेटर या एक ही साउंड का बार बार यूज करना, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड के सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो उसको एलिटरेशन बोलते हैं। या आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास, ठीक
ठीक है। तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी शब्द समूह में एक ही अक्षर या ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्दों का प्रयोग अनुप्रास कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है, लेट मी शो यू। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है हैज और हार्ट, ठीक है। हैज हार्ट, ह, ठीक है। तो ये आपका जो वर्ड है वो दोबारा रिपीट हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अलिट्रेशन, ठीक है। समझ में आया? तो आगे चलते हैं इसका एक और है एग्जाम्पल, सेव्ड सम, SS, ठीक है। स बार बार आया है, 2 बार आया, सेव्ड सम, तो यहाँ पर भी अलिट्रेशन। फिर नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिंग कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। आपने वोवल पढ़े होंगे और कॉन्सोनेंट भी पढ़े हैं। वोवल क्या होते हैं? A, E, I, O, ये सब वोवल होते हैं और अदर रिमेनिंग लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंस में क्या होता है? कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन, ठीक है। कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं उनका रिपीटेशन। जैसे आपका यहाँ पर है, लेट मी शो यू। जैसे आपका यहाँ पर है ऑफ अ डे आई हैड रीड। तो यहाँ पर डी जो कॉन्सोनेंट है उसको बार बार रिपीट किया गया है, डे, हैड, रीड, ठीक है। ड, तो यही कॉन्सोनेंट को बार बार रिपीट किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स का पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में। तो राइमिंग स्कीम कैसे जज करते हैं? तो राइम मोस्ट ऑफन अकर्स एट द एंड ऑफ द पोएटिक लाइन। सबसे पहली लाइन हम देखेंगे, द वे अ क्रो। तो यहाँ पर पीछे का जो वर्ड है क्रो, तो इसी का सिमिलर वर्ड, मतलब इससे मिलता जुलता, जिस तरह से हम सेकेंड लाइन में, तो यहाँ पर लास्ट में मी है तो ये कोई सिमिलरिटी नहीं है इसमें। थर्ड लाइन में देखेंगे स्नो है तो क्रो, स्नो, तो इस तरह से ये वर्ड मिलते हैं, तो इसीलिए हमारा राइमिंग, हम क्रो को देंगे ए और स्नो को देंगे ए। नेक्स्ट है सेकंड लाइन है शुक डाउन ऑन मी, एंड फोर्थ है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर हम मी को बी और ट्री को बी, ठीक है। फिर सेम सेकंड स्टेंजा भी ऐसा ही है, हार्ट, पार्ट, मूड, ड्यूड। तो यहाँ पर भी हम ए बी बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम क्या हो गया? हमारा राइमिंग स्कीम है ये ए बी सी, सॉरी, ए बी ए बी। तो हमारा राइमिंग स्कीम आपको मिल चुका है। तो बच्चों, ये थी आपकी डस्ट ऑफ स्नो पोएम, ये कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, और मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस लेकर आऊंगी। आप लाइक कीजिए।